गुजरात सदियों से व्यवसाय का प्रमुख केंद्र रहा है। जिस क्षेत्र में 1400 किलोमीटर की कोस्टलाइन हो, सारा व्यवसाय भारत में आयात और निर्यात का इन्हीं के माध्यम से हुआ था। गुजरात के लोग पूरे देश में भलमनसाहत व्यवसाय ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे, एंटरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, बिजनेस एक्यूमेंट के लिए जाने जाते रहे, और हमेशा से यहाँ की पर कैपिटा इनकम अन्य राज्यों से बेहतर रही है, फ्रंटलाइन स्टेट रहा है। और साथ में जब 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ तो 60 और 70 के दशक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सामने आए, इंडस्ट्रियल स्टेट्स अंकलेश्वर, वापी, अहमदाबाद, राजकोट, और राजकोट एक ऐसा केंद्र बना जहां इंटरनेशनल मार्केट में ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए जाना जाता रहा है। तो ये जो अब कहानी गढ़ी जाती है कि सारा विकास गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कराया और मोदी जी ही गुजरात है, गुजरात इज मोदी का ये बयान स्वयं उनके श्रीमुख से जो आया है, ये व्यक्ति के अहम और अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि आप देखेंगे तो नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे मध्यम उद्योगों का हुआ। नोटबंदी में 4 वादे किए गए। काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना आतंकवाद समाप्त हुआ, ना काला धन आया, ना फेक करेंसी समाप्त हुई। यहां तक कि अधिकांश फेक करेंसी कहीं पकड़ी जा रही है तो गुजरात में पकड़ी जा रही है, भाजपा के राज्यों में पकड़ी जा रही है, शासित राज्यों में पकड़ी जा रही है। फिर कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए नोटबंदी की गई। जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन करेंसी मार्केट में लगभग 17.5 लाख करोड़ की थी। लेकिन आज से, तब से लेकर आज 6 साल बाद 17.5 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट में बढ़कर 33 लाख करोड़ हो गई, दुगनी हो गई। ये आरबीआई के फिगर्स कोट कर रहा हूं, मैं अपने फिगर कोट नहीं कर रहा हूं। आखिर ये नोटबंदी की क्यों गई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था ये सबसे बड़ा स्कैम है, भ्रष्टाचार का एक निर्णय है और 2% जीडीपी इससे गिरेगी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, पता नहीं गुजरात में इसने नोट लिया था कि नहीं लिया था। डॉक्टर यतीन्द्र ओझा जी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को
कि अमित शाह जी के लोग 1 करोड़ पुराने नोट के बदले 67 लाख करोड़ 67 लाख यानी कि 32.5 लाख का कमीशन ले रहे हैं। लिखित में दिया था, उसका जवाब नहीं आया। जीएसटी का विरोध करते रहे मोदी जी। किसी भी देश में जीएसटी सिंगल टैक्स रिजीम वहां सफल हुआ है जहां सिंगल और एट द मोस्ट 2 स्लैब रेट हो, और किसी भी देश में जहां मल्टी स्लैब जीएसटी है वहां सफल नहीं हुआ है। यहां 5 स्लैब्स हैं और साथ में सेस अलग है। व्यापारियों को हर 3 महीने में रिटर्न पेश करने पड़ रहे हैं। छोटा व्यापारी तो त्रस्त है जीएसटी से। जिस प्रकार की तैयारी होना चाहिए वो नहीं हुई, और जिस जीएसटी का वो विरोध करते थे मोदी जी, उसका उन्होंने इवेंट कर दिया। अडवाणी जी ठीक कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर इवेंट मैनेजर कोई हो नहीं सकता। हर चीज में इवेंट है, और उसमें जिस तरह से सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में 14-15 अगस्त 1947 की रात को हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो फेमस स्पीच आजादी की, जिस दिन आज देश आजाद हुआ, उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम का उदाहरण लेते हुए वहां वो इवेंट रखा। उसके बाद कोविड का हैंडलिंग इतना पुअर हुआ है पूरे देश में, और गुजरात में भी मेरे जहां तक मुझे जानकारी है कोई तैयारी नहीं थी। राहुल गांधी जी ने 13 फरवरी को 2020 में कह दिया था कि सुनामी आने वाली है, तैयारी करिए। पार्लियामेंट में पहले सेकेंड वीक मार्च में मोदी जी के स्वास्थ्य मंत्री जी ने मखौल उड़ाया कि ऐसा कुछ नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। पीपीई किट्स के एक्सपोर्ट चलते रहे, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट होता रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट होते रहे, यहां तक कि जो वैक्सीन तैयार की गई उसमें भी ऑर्डर देने में विलंब हुआ। ये सब फैक्ट्स हैं। और लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उन्हें 4 लाख रुपए, क्योंकि इसको डिजास्टर घोषित कर दिया था अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, लेकिन सुबह नोटिफिकेशन निकला और शाम को नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज भी जितने भी लोगों का देहांत हुआ है उसमें आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। गुजरात एक मॉडल हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का, गुड गवर्नेंस का। 27 साल में गुड गवर्नेंस की जो हालत हुई है उसका एक स्पष्ट उदाहरण आता है मोरबी का ब्रिज डिजास्टर। देश के संविधान में पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। राजनेताओं को कानून, नियम, रूल्स रेगुलेशन बनाने का अधिकार है, नीति बनाने का अधिकार है। पालन करने का अधिकार ब्यूरोक्रेसी को है। नियमों का पालन करने का अधिकार ब्यूरोक्रेसी का है। और यदि कोई भी सरकार का निर्णय संविधान के विरुद्ध
या नियम के विरुद्ध कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कोई आदेश देता है तो ब्यूरोक्रेट को फाइल पर यह लिखने की स्वतंत्रता है और इसको अच्छा गुण माना जाता है ब्यूरोक्रेसी के लिए। ब्यूरोक्रेसी में गुड गवर्नेंस का सबसे प्रमुख यही की बात है। लेकिन मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में यदि किसी ने मोदी जी के निर्णय में नियम कानून का उल्लेख कर दिया तो आप समझिए कि उस आदमी का न केवल जीवन चौपट है, नौकरी भी चौपट है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं नाम नहीं लेना चाहता जहां आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जो ईमानदारी में जिनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है उनका जीवन नष्ट कर दिया गया। मैं मोरवी के उस पे आता हूं। जिस दिन ये मोरवी की दुर्घटना हुई उस दिन मैं भुज में था। हमारे परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, मैं भुज में था। रात को हमें मालूम पड़ा कि दुर्घटना हो गई है तो मैं सुबह वहां पर मोरवी पहुंच गया। जो वहां पे मुझे जानकारी मिली मैं कभी भुला नहीं सकता। वहां जब मैं पहुंचा तो लोगों ने मुझे बताया कि लगभग 6:30 बजे कोलैप्स हुआ। एक पुलिस का कर्मचारी, अधिकारी, पुलिसमैन, कांस्टेबल तक वहां नहीं था। और उसमें कैपेसिटी 50 से ज्यादा की कैपेसिटी होने का सवाल ही नहीं होता था। मुझे बताया गया कि पहले जमाने में जब ये पुल बना था तो एंट्री पे 25 लोग एग्जिट ना कर ले तब तक वहां से एंट्री नहीं दी जाती थी। ये नियम था। लेकिन उस दिन, रविवार के दिन, प्रशासन को मालूम होना चाहिए कि उस दिन भीड़ होगी, दिवाली के आसपास की घटना है। लेकिन पुलिस का एक भी आदमी वहां व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी की सभा चल रही थी। 4 किलोमीटर वहां पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। लेकिन 7:30 बजे तक वो सभा चलती रही, जिसमें इंचार्ज मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के मेंबर पार्लियामेंट के साथ हमारी सहानुभूति है। उनकी तीनों सिस्टर्स, तीनों ब्रदर लॉज और उनके बच्चों के देहांत हुआ उस दुर्घटना में, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग 1 घंटे चलती रही इस दुर्घटना के बाद भी। इसकी हम निंदा करते हैं। अब आइए आप फैक्ट्स पर। अभी मैं आपको जो गुजरात हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशंस हैं चीफ जस्टिस अरविंद कुमार जी और जस्टिस आशुतोष शास्त्री जी का, ये दर्शाते हैं कि किस तरह से इस सरकार में, मोदी जी के राज में, क्रिमिनलाइजेशन, कमीशन और करप्शन का बोलबाला है। अपराधी लोग जो बलात्कार और हत्या में सजा काट रहे हैं उन्हें रिलीफ दी जाती है और बाहर आने पर उनको महामंडित किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनके परिवारजनों को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का सबसे बड़ी कोई जवाबदार व्यक्ति है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री अगर बना तो चुने हुए व्यक्तियों के खिलाफ जितने भी केसेस हो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करूंगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2008 में एमओयू साइन हुआ कलेक्टर राजकोट और अजंता
कंपनी का, जो अजंता कंपनी घड़ियां बनाती है, अच्छे क्वालिटी का उनका सिरेमिक्स का काम है, निकट है भाजपा के, उनके दामाद भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मेंटेनेंस और चलाने के लिए। 2017 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन टिकट बिकते रहे, प्रशासन सोया रहा। उसके बाद भी कोई टेंडर फ्लोट नहीं किया गया और 2 साल तक टिकट चलते रहे। फिर 2020 में अजंता ने कहा कि हमको फिर से एग्जीक्यूट कर लीजिए एग्रीमेंट, उनको रिपेयर वर्क करना था। रिपेयर वर्क में कहते हैं 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद घटना के 5 दिन पहले पूरा आयोजन हुआ। जो वहां के मालिक हैं, जो सीईओ हैं, जो मालिक हैं इस कंपनी के, उन्होंने फीता काटा। एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया। जनाब जिला कलेक्टर महोदय, आप क्या कर रहे थे? एसपी साहब क्या कर रहे थे? इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो नहीं सकता। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी रोल इसमें संदिग्ध है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इतना ग्रॉस नेग्लिजेंस में इनको अभी तक नोटिस अंडर सेक्शन 263 ऑफ गुजरात म्युनिसिपैलिटी एक्ट क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं इसको भंग की गई। 100 वैसे तो फिगर मेरे पास जो वहां के फिगर 190 के थे, 192 के, जब मैं वहां गया था। मैं कई परिवारों में जाके मिला। ऐसी दुर्घटना मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी। और उसके बाद आज उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। उस समय लाशें गाड़ो, जलाओ, प्रेस आए उसके पहले सारे एविडेंस समाप्त करो। मैंने इस मामले में उसी दिन कुछ प्रश्न पूछे थे। क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। 135 लोग मरे, जो सरकारी आंकड़े हैं। किन पर केस दर्ज हुआ? टिकट बेचने वालों पर। किन के खिलाफ कार्रवाई हुई? छुटपुट लोगों के खिलाफ। आज तक उस कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? एफआईआर उसमें उसका नाम क्यों नहीं है अक्यूज का? क्योंकि मोदी जी का संरक्षण है। जो क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और कमीशन का सबसे बड़ा आज ये उदाहरण है। अगर यही किसी दूसरे राज्य में हो जाता ना, तो पूरे देश में एक हाहाकार मच जाता। और यही नरेंद्र मोदी जी बंगाल में जाकर कहते हैं, जब एक पुल गिर गया था, एक्ट ऑफ गॉड कह दिया था वहां के टीएमसी के नेताजी ने। उनका नहीं एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। श्रीमान मोदी जी, मोरवी का एक्ट ऑफ गॉड था कि एक्ट ऑफ फ्रॉड था? इट वॉज द फ्रॉड ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। And Mr. Modi, you are responsible and accountable. The chief minister should have resigned. The minister should have resigned.
but no accountability. SIT has been formed. ट्विटर पे लग गया. SIT का नोटिफिकेशन आज तक नहीं निकला. SIT का नोटिफिकेशन पर क्या बात करें, हाई कोर्ट के पास SIT का नोटिफिकेशन नहीं था. बात यह है कि इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो क्या सकता है. बट नो अकाउंटेबिलिटी फिक्स. SITs भी कितनी सारी बनी है. वडोदरा गैंग रेप, मोरबी ब्रिज का, बाटो जहरीली शराब का, जुलाई 22, इरेगुलरिटी लैंड डील, एक और SIT, तक्षशिला फायर का SIT. SIT is a convenient way of protecting the accused criminals. This is the model of governance of Mr. Narendra Modi and Amit Shah and their proteges, the Chief Minister of Gujarat, who is operating on a day-to-day basis from the remote control from Delhi. The Congress party has released a charge sheet which you must have received. Now about the elections. I have known Mr. Arvind Kejriwal since 2006. He became a symbol of honesty nationally. Lokpal laiye, India against corruption. Where is that organization now? Poor अन्ना साहब हजारे जो कि पकड़ के लाए गए, उनको बिठा दिया गया और केजरीवाल जी ने लोकपाल का विषय लेकर के मेरे आने के बाद पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा. आज उन्हीं के सरकार के खाद्य मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन. उन्हीं के लिकर ट्रेड में आरोप लग रहे हैं. मेरा शुरू से आरोप रहा है, 2012 से मैंने आरोप लगाया है, अरविंद केजरीवाल is a part of the RSS project of कांग्रेस मुक्त भारत. ये कांग्रेस मुक्त भारत का RSS का एक प्रोजेक्ट का एक अंग है और ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है. और एक दूसरा बी टीम का जो पार्टनर है MIM के माननीय ओवैसी जी. ओवैसी जी को कहीं धरना प्रदर्शन करना है अहमदाबाद गुजरात में, तो उनको जिला प्रशासन खुशी खुशी में उनको इजाजत दे देती है. लेकिन कांग्रेस कभी आंदोलन प्रदर्शन करना चाहती है तो हमको तो डंडे पड़ते हैं. हमको इजाजत नहीं मिलती, हमको डंडे मिलते हैं. ये वो लोग हैं जो कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है. 27 साल से ये सरकार चल रही है और अब तो बंजारा जी जो यहाँ के बहुत मशहूर पुलिस अफसर रहे, एनकाउंटर एक्सपर्ट, उन काउंटर एक्सपर्ट ने भी अब पार्टी फ्लोट करी है और पहला बयान उनका था कि 27 साल में कुछ नहीं हुआ. उनका बयान था जो कि मोदी शाह जी के ब्लू आइड बॉय थे. और उसके बाद मूल लोकतंत्र का जो आधार है वो यही है कि डेमोक्रेसी मीन्स चेंज एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी. इसीलिए
आज गुजरात के अंदर इतने मुद्दे हैं, उनको यदि आप देखें, फेलियर ऑफ गवर्नेंस, criminalization, corruption and commission rule of the BJP, flouting of rules, regulations, and protection to the criminals, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और गवर्नेंस क्या है? स्कूल की हालत यह है, 36,000 स्कूल में से 6,162 स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल, प्राइवेटाइजेशन। इनका बस चले तो गुजरात की जो सेक्रेटेरिएट है उसको भी ठेके पर उठा दें ये लोग। एक पहला राज्य था जो कि पुलिसमैन की भर्ती ठेके पे होती है। दिस इज द गवर्नेंस मॉडल ऑफ Mr. Narendra Modi, who claimed that he will give you the Gujarat model of development. Gujarat model of development was given during the 60s and 70s in the Congress regime. The foundations on which this नींव पर गुजरात की प्रगति बढ़ी, और हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार में रहते हुए गुजरात को प्रेफरेंस दिया। सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन आज गुजरात में है। इन दी न्यूमेरिकल ऑर्डर मैक्सिमम जितना है उसमें 19th हम लोग आते हैं। कितने ज्यादा मेल न्यूट्रिशन यहां पर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और ये स्वयं अब तो आरएसएस के लोगों ने भी इसको स्वीकार किया है। भारत जोड़ो यात्रा का यह प्रभाव पड़ा कि 1 महीने के अंदर मोहन भागवत जी मस्जिद और मदरसा जाने लगे। 2 महीने के अंदर आरएसएस ने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के राज में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये स्वीकार कर लिया कि इनकी नीतियों से कुछ चंद परिवारों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, ये सरकार इज ऑफ द रिच, फॉर द रिच, बाय द रिच, अगेंस्ट पुअर, against the deprived, against the scheduled caste, scheduled tribes, farmers and labor. Look at the policy. प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर में मकान बनेगा तो 2.5 लाख मिलेंगे, और गांव में मकान बनेगा प्रधानमंत्री आवास जो 1.5 लाख मिलेंगे। सीमेंट का खर्चा वही, ट्रांसपोर्टेशन का तो और गांव में ज्यादा लगता है, लोहे का भी खर्चा ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगता है। तो ये जो अपने आप में ये जो पॉलिसी है उस पर आप ध्यान दें। गवर्नमेंट का की पहचान होती है कि उसकी नीति क्या है, उसके नियम क्या है, कानून क्या है। पहला कानून के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाने का इन्होंने तय किया, लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म नहीं होने दिया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। अब द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, पेशा कानून लागू करने की बात की जा रही है। 27 साल से यहां पे सरकार भाजपा की है, पेशा कानून की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? उसके नियम क्यों नहीं बनाए गए? नियमों में भी परिवर्तन किया जा रहा। जो ओरिजिनल था, कोई भी ग्राम सभा में काम नहीं होगा शेड्यूल एरियाज में जब तक कि उनकी सहमति न हो, कंसेंट। उस नियम को परिवर्तन करके कंसल्ट कर दिया कि सलाह ली जाए। दे आर नॉट फेथफुल टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, and are hundreds and thousands of backlog of vacancies in this state.
लगभग 23,000 तो शिक्षकों की के पद खाली हैं। और जब भर्ती होती है तो भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोग ही पेपर आउट कर देते हैं। ये यही नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। ये एक बिजनेस बन गया है पेपर लीक करने का। इसलिए साथियों, आपके माध्यम से गुजरात के मतदाता भाइयों से बहनों से मेरी प्रार्थना है कि वे परिवर्तन लाएं। आज सरकार किसकी बने, ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, न आम आदमी पार्टी न MIM। ये तो केवल वोट काटने के लिए खड़े हुए। धन्यवाद।